नमस्कार। पर्यावरण दिवस पर इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण, यानी हमारे चारों तरफ का माहौल जिसमें हम सांस लेते हैं, हम जीते हैं, उन्नति करते हैं, विकसित होते हैं। और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इस धरती पर प्रत्येक जीव इस पर्यावरण के अंदर ही पैदा होता है और उन्नति करता है। इस पर्यावरण को बचाने की हम सबकी जिम्मेदारी है, हर एक जीव की, हर एक इंसान की। लेकिन इंसान क्योंकि इस धरती पर सबसे ज़्यादा समझदार माना जाता है, इसलिए इस हिसाब से उसका उत्तरदायित्व तो अधिक बनता है इस पर्यावरण को संभालने के लिए, संरक्षण करने के लिए। दोस्तों, आज हमारा इस कार्यक्रम का विषय है पर्यावरण समस्याएं और समाधान। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं। सबसे पहले डॉक्टर N.K. बिश्नोई, जो कि प्रोफेसर हैं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में, और हमारे साथ हैं सुनीता रहेजा जी, जो रन करती हैं हरी भरी वसुंधरा नाम से एक NGO, जिन्होंने काफ़ी काम किया है पर्यावरण को संरक्षित करने के क्षेत्र में। तो मेरा पहला सवाल है सुनीता जी से। आप काफ़ी समय से काम कर रही हैं, आपने करीब 12,000 पौधे लगाए हैं जी। क्यों लगता है आपको कि पर्यावरण को संरक्षित करने की ज़रूरत है? देखिए, पर्यावरण एक बहुत ही विस्तृत चीज़ है। मिट्टी, पानी और हवा, ये तीनों चीज़ें पर्यावरण में आती हैं और हमने इन तीनों चीज़ों को प्रदूषित कर दिया है। अब लगभग 50 साल होने को आए जब ये पर्यावरण के ऊपर कानून बना था, या पर्यावरण दिवस हम मनाते आए हैं, लेकिन हमें लगा नहीं कि हम कुछ कर पाए हैं, क्योंकि हम पर्यावरण को सिर्फ एक ही दिन के लिए याद करते हैं साल में जी। वो मिट्टी, पानी और हवा पे हम सिर्फ पर्यावरण वाले दिन ही बात करते हैं, और बाकी दिनों में हम सिर्फ अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वो अपने रहन सहन पे, आजकल की आधुनिकता पे, अपने घरों पे, अपनी कोठी, बंगला, गाड़ी, इन चीज़ों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसीलिए हम कुछ कर ही नहीं पाए। जी, हम इस विषय को आगे ले जाएं उससे पहले मैं डॉक्टर बिश्नोई से जानना चाहता हूं कि पर्यावरण के मायने क्या हैं एक आम आदमी के लिए। क्या पर्यावरण सिर्फ मिट्टी, पानी, पौधे ही हैं, या हम पर्यावरण को विस्तृत रूप में किसी और तरीके से भी देख सकते हैं? देखिए, पर्यावरण को विस्तृत रूप, जो भी आपने कहा अपने जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में, कि जो भी हमारे तरफ चारों तरफ आवरण है वो हमारे को इम्पैक्ट डालता है, हम उसमें सांस लेते हैं, जीते हैं, तो वो पर्यावरण बन जाता है। जैसे मिट्टी है या पेड़ पौधे हैं। लेकिन इसमें एक बात बहुत समझने की है, जो बड़ी गंभीर बात है, और जो जैसे मैडम ने कहा, उसका मैं इकोनॉमिक्स भी स्टडी करता हूँ, और उस इकोनॉमिक्स में पर्यावरण के इम्पैक्ट जो होते हैं उनको भी हम देखते हैं। तो एक जो गंभीर समस्या, एक जो मुद्दा हमारे सामने, चैलेंज जो है वो ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे होता है, जहाँ भी एनर्जी का यूज होगा। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग जो है, हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग सांस लेते हैं तब भी हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये पर्यावरण के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बीइंग की भी गलत हो जाती है। तो जो एक एनर्जी, जहाँ पे भी एनर्जी का यूज हो रहा है, आप समझो गाड़ी चल रही है, कोई प्रोडक्शन हो रहा है, इवन जो क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है जो हम देखते हैं, तो इसमें सब में पर्यावरण के लिए निश्चित रूप से उसको नुकसान होता है। अब समस्या ये है कि हम डेवलपमेंट, ये बहुत पुरानी डिबेट है कि डेवलपमेंट की तरफ जाएं या पर्यावरण के संरक्षण की तरफ जाएं। तो वहाँ पे दो बातें हैं। एक तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहूँगा कि 15वीं सेंचुरी में गुरु जम्बेश्वर जी हुए थे, और उन्होंने भी ये बातें कही थी कि भाई पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए जी। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि भाई पेड़ों की हम रक्षा करें, नॉट ओनली पौधों की है सच, पूरा जो ये इकोलॉजिकल सिस्टम होता है ना, फूड चेन होती है कि भाई पेड़ होंगे तो पक्षी होंगे, फिर फूड चेन में एक शाकाहारी जानवर होंगे, उनके ऊपर मांसाहारी जानवर होंगे, अरे पूरी फूड चेन बन जाती है। आप देखेंगे उसको तो वो गुरु महाराज ने कहा था कि भाई आप लोग इन चीज़ों को अगर जो समझेंगे गहराई से और प्रकृति के मामले में डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, तो आपका एक बैलेंस बन सकता है। आजकल भी जो साइंस है, साइंस भी इस डायरेक्शन में कोशिश कर रही है कि जैसे आप देखें कि हम एनर्जी का मोर एफिशिएंट यूसेज हो, कि पहले हम जो एनर्जी का यूज करते थे तो उसमें हम पहले से एनर्जी को बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर पाएँ, और जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो उसमें हम पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो। ऐसी काफ़ी चीज़ों पे रिसर्च भी चल रही है, काम भी हो रहा है। तो अब हमारे को जो सबसे मुश्किल चैलेंज है, मैं मानता हूँ कि हमें डेवलपमेंट को भी हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग बेचारे आज गरीब हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, उनकी भी समस्याएं देखनी है। लेकिन इस प्रोसेस में अगर जो हम लोग पर्यावरण का ज़्यादा नुकसान कर दिया, तब भी सभी लोग जो है वो एक घाटे में रहेंगे, मैं कह सकता हूँ। और इसमें खास तौर पर अगर जो आप मुझे कहें कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उनकी जीवन शैली बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए कि उसको हम बोलते हैं कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन,
कोई कंजन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हर आदमी के पास अपनी गाड़ी होगी, हर आदमी के पास में एसी होगा, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। और मैं सोचता हूँ कि शायद भारत को एक बेहतर ढंग से हम कोई रास्ता निकाल सकें डेवलपमेंट का, जिसमें कि हम इतना ज़्यादा कंजम्पशन करके पर्यावरण का नुकसान करके आगे ना बढ़ें और एक बैलेंस बना के बढ़ें। गांधी जी ने कहा था कि इस धरती पर सब कुछ है यहाँ के हर एक इंसान की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, लेकिन शायद इस धरती पर इतना नहीं है कि वो एक भी इंसान की इच्छा पूरी कर सके। सुनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप पौधे लगाती हैं तो उससे आप कैसे हेल्प कर रही हैं, या आपको क्या लगता है कि उससे पर्यावरण संरक्षण में कितना फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, ये तो हर किसी को पता ही है कि ऑक्सीजन देते हैं पौधे, और हमने अब जंगल काटे हैं। इंसान ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे जंगल काट के सेक्टर्स बनाए हैं, और सेक्टर्स बनाए उसके बाद हर किसी के पास एक गाड़ी थी, तो जैसे जैसे प्रोग्रेस करने लगे 4-4 गाड़ियाँ हो गई घर में, लेकिन सड़कें तो वही रही जी। तो सड़कों पे भी करोड़ों पेड़ कटे हैं, चौड़ी बनाने के लिए लाखों लगे हैं और हजारों बचे हैं, जिसका रिजल्ट यही है कि पहले यहाँ पर कितना रहता था। आप हिसार में ही हम रहते हैं, यहाँ टेम्परेचर मैक्सिमम 42-43 जाता था और आजकल 49 प्लस होने लगा है। तो ये सारा इसी की वजह से है, क्योंकि पेड़ कटे हैं। अगर आप ऐसी एरिया में जाओ, जैसे हम कभी HAU में जाते हैं, यहाँ ज़्यादा ग्रीनरी होती है, तो वहाँ हमें टेम्परेचर कम लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर पेड़ हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जहाँ भी हमें स्पेस मिले वहाँ हम छोटे छोटे जंगल बनाएं, क्योंकि हमने स्पीसीज़ और पक्षियों को ख़त्म कर दिया है। बहुत सारे पक्षी ख़त्म हो गए हैं। स्पीसीज़ जो ज़मीन के नीचे हमारे वातावरण को, जो मिट्टी को उपजाऊ करते हैं, वो कीड़े, वो हमने मार दिए हैं। डॉक्टर बिश्नोई, आप कितना हिस्सा मानते हैं उपभोक्तावाद का इस पर्यावरण को डेंट देने में? तो निश्चित रूप से एक नुकसान कर रहा है, लेकिन इसका हम उपभोक्तावाद, जैसे मैंने कहा, ये तो एक अपने आप में उसको समझने की थोड़ा अलग विषय है। लेकिन मेन ये भी समझना होगा हमें, मैं जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते हमें ध्यान रखना है कि अमेरिका की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया में देखें तो इंडिया में आज भी आप देखेंगे तो टोटल पॉपुलेशन का मुश्किल से 5 या 6% लोगों के पास में कार है। कोई बात नहीं, कार होना अच्छी बात है या बुरी बात है, मैं उसके डिबेट में नहीं जाता, लेकिन इंडिया में आज भी 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी साइकिल भी नहीं है, भरपूर खाना भी नहीं मिल पाता है। तो अगर जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो उन गरीबों को कैसे पालन पोषण होगा? आप देखें, उनको मिनिमम न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पा रहा है और दिक्कत है। लेकिन अगर जो डेवलपमेंट करते हैं, तो जैसे मैडम ने कहा, मैं इसका तो कोई असहमति नहीं हो सकती कि उससे पर्यावरण का नुकसान होता। तो अगर जो नुकसान होता, तो जैसे मैडम ने कहा, उसका सोल्यूशन जो मैं देखता हूँ मतलब ये पॉसिबल है कि जब हम टाउन प्लानिंग करें, अर्बन प्लानिंग करें, तो उसमें बहुत अच्छा होगा कि हम, जैसे मान लीजिए हिसार में कहीं होता 100 एकड़ का, 50 एकड़ का बीच हिसार में, जो एक हम बोलते हैं CBD, जो अपना होता है ना, कोर बिजनेस डेवलपमेंट एरिया जो होता, उस एरिया के आजकल हमारा क्या होता है, जो पुरानी वो है हमारी थिंकिंग है, उसमें मेन मार्केट वहाँ बनता, जैसे कनॉट प्लेस है, राष्ट्रपति भवन है बना हुआ। हिसार में आप देखेंगे कि ये राजगुरु सेक्टर, वो क्या बोलते हैं, ग्रेड स्क्वायर मार्केट, रेड स्क्वायर मार्केट है। इसके बजाय अगर जो हम कल्पना करें कि वहाँ 100 एकड़ का, 200 एकड़ का एक जंगल बना देते हैं, उसके चारों तरफ शहर बसाते, या हमारे लोग नया शहर बसा रहे हैं, तो उसमें हम अगर जो कोई जंगल इस टाइप से हम वहाँ पे कह दें कि भाई तो जंगल इस टाइप से होगा पेड़ पौधों का, और वो उसको हम, हमारी जो थोड़ी सी, मुझे पर्सनली लगता है कि जो लॉन बनाने पे हम ज़्यादा फोकस ना करके हम वहाँ पे जंगल बनाएं। तो अगर जो हम जंगल बनाते हैं, तो जैसे मैं आपको बताऊँ, मैडम ने HAU का कहा, तो मैं थोड़ा सा रोकना चाह रहा था मैडम को कि आप मेरी मिशन यूनिवर्सिटी में आए, तो वहाँ पे 400 एकड़ में 20,000 पेड़ लगे हुए हैं। और मेरे घर के पीछे आप देखें जाके, तो इतनी तरह की तितलियाँ आ जाती हैं, सुबह से शाम तक चिड़िया बोलती रहती हैं। अब आप सोचिए, एक पेड़ कटने से वहाँ पे कितना नुकसान होगा। अब लेकिन ये समस्या है कि भाई यूनिवर्सिटी तो अफोर्ड कर सकती थी कि जगह छोड़ दी, आम शहर में तो अगर जो हम कॉलोनीज टाइप से काटेंगे तो समस्या आ जाएगी। तो उसका सोल्यूशन यही है कि कॉमन लैंड जिसको हम कहते हैं, जो कॉमन लैंड का मतलब होता है जो सरकारी ज़मीन होती है, वो सरकारी ज़मीन को हम बीच बीच में कॉलोनियों के बीच में जगह छोड़ें, और उसमें मैडम की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, खूब अच्छी तरह से जंगल लगाएं और इन जंगलों को हम संरक्षित करें। जंगल का मतलब कोई हजारों एकड़ का नहीं, 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, आधा एकड़ का, जहाँ जगह मिल जाए, और वो एक पेड़ के बजाय हम थोड़े
पेड़ लगा दें, वहाँ थोड़ा बहुत वाटर बॉडी बना दें, तो आप देखेंगे कि हमारे हिसार को या किसी भी जगह को पूरे हम देखें इंडिया में जिस भी जगह बनाना है, तो मैं समझता हूँ काफ़ी फ़ायदा होगा और एक बैलेंस बन सकता है। तो सर ने कहा कि जंगल लगाने की ज़रूरत है हमें, और मुझे मैं पढ़ रहा था मैम आपके बारे में कि आपने काफ़ी जंगल लगाए हैं हिसार में, तो बताइए हमारे दर्शकों को कि कहाँ कहाँ जंगल लगाएं और कैसे हम जंगल उगा सकते हैं, एक आम आदमी कैसे काम कर सकता है। जी बिल्कुल। अभी हमने लास्ट ईयर मियावाकी टेक्निक जो जापानीज़ है उसके अंडर हमने जो जंगल बनाए हैं, उसमें क्या होता है, थोड़ी सी जगह मिलती है हमें जिसमें 50-60 पेड़ लग सकते हैं मुश्किल से, तो उस जगह को हम अच्छे से फर्टाइल करते हैं। उसमें एंजाइम्स डाले जाते हैं, गौमूत्र डाला जाता है और रूटावेटर चलवा के उसके अंदर पूरे वीड्स हम नहीं निकालते, उन वीड्स को हम अंदर ही उसके मर्ज कर देते हैं ताकि वो आगे फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा जो है नहीं डालते, जो रासायनिक खाद है हम वो नहीं यूज़ करते, सिर्फ नेचुरल जो भी है पत्ते वगैरह हैं सूखे, ये चीज़ें डालते हैं और उसके अंदर हम हर तरह के पेड़ लगाते हैं और पूरा फॉलो करते हैं हम जापानीज़ टेक्निक को, पूरा ड्राफ्ट तैयार करते हैं। जैसे आम पेड़ हम लगाते हैं 9-10 फुट की दूरी पर, तो इन पेड़ों को हम लगाते हैं 3-3.5 फुट की दूरी पर, और वो ऐसे लगाए जाते हैं, एक बड़ा है छायादार तो उसके नीचे वो पेड़ लगेगा जो उसके नीचे अच्छे से उग सकेगा, और उसके नीचे फिर और छोटा, इसमें हर्ब भी लगते हैं, शर्ब भी लगते हैं, क्रीपर्स भी लगती हैं, कांटेदार झाड़ी नुमा, मतलब एक नेचुरल सा लुक आना चाहिए जंगल का। पक्षियों को जैसे हमने सेक्टर बसाया तो बंदर जो हैं उनको भी एक जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि बंदर सेक्टरों में आके परेशान करते हैं लोगों को, क्योंकि हमने ही तो आखिर सेक्टर जो काटे हैं वो जंगल काट के ही बनाए हैं लोगों ने घर, तो इसीलिए हमने सेक्टर के आसपास ऐसे जंगल बनाने की कोशिश करी है। हमने सेक्टर 33 में एक वाटर वर्क्स है, वहाँ पे 1 एकड़ के करीब जगह मिली हमें, तो हमने वहाँ 450 पेड़ लगाए हैं। मतलब थोड़ी जगह हमने वो छोड़ी है जो उनको चाहिए थी, वहाँ क्वार्टर बना हुआ है उनका, लेकिन उतनी जो जगह बची उस पर हमने 450 पेड़ लगाए हैं। बहुत अच्छे से वो मैनेज करे हैं, मतलब वो हमारा जो सर्वाइवल रेट है वो 90% है उन पेड़ों का। आप को मैं कभी इनवाइट भी कर सकती हूँ पूरी टीम को आपकी, कि वहाँ पर आकर देखिए आपको किस तरह का नज़ारा लगता है। इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, और 2 हमने जंगल लगाए हैं रेडियो स्टेशन पे, आकाशवाणी, वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। समय समय पर हम उसकी देखभाल करते हैं, उनको पानी देना हर हफ्ते, ये हमारा पूरा, क्योंकि पेड़ लगाना एक आसान काम है, 2 घंटे में ही हमने 400 पेड़ लगा लिए थे, लेकिन उनका आगे उनकी देखभाल करना, उनको पानी देना और उनमें वीड्स निकाल के उनकी मल्चिंग करना। हम अब पूरी गर्मियाँ हमने उनकी मल्चिंग करी है, मल्चिंग करके फिर हमें पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नमी बनी रहती है, तो इससे वो पेड़ अच्छे से ग्रोथ करते हैं। डॉक्टर बिश्नोई, अभी मैम ने बताया कि 90% सर्वाइवल है पेड़ों का, और हम अक्सर पढ़ते हैं कि एयरपोर्ट बना उसके लिए इतने पेड़ काट दिए, रोड निकला उसके लिए इतने पेड़ काट दिए, और उसकी बजाय 10 लाख पौधे लगा दिए गए, 5 लाख पौधे लगा दिए गए। लेकिन क्या आपको लगता है वो सभी पौधे जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, या उतने ही जंगल हम दे पा रहे हैं वापस धरती को जितने हम उनसे ले रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए बड़े अनफॉर्चुनेट दुख की बात है कि मुझे ऐसा लगता है, सरकारी आंकड़े तो कुछ भी कह सकते हैं मुझे लगता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद कॉम्पनसेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। इसमें मुझे एक बात याद आई, जैसे मैडम ने कहा था तो मुझे लगा कि वी कैन शेयर विद पब्लिक। तो हमारी गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में एक चीज़ मुझे बड़ा प्राउड हुआ इस बात को ध्यान करके कि हमने ये बना रखी है परंपरा, क्योंकि वो गुरुजम्बेश्वर जी के नाम पे है, वो पर्यावरणविद थे, तो हम वहाँ पे पेड़ काटने को मैक्सिमम अवॉइड करते हैं। और आप कभी आके देखें तो हमने काफ़ी ट्रांसप्लांट किए हैं पौधों को, कि पूरा भरा पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ हैं, उसको हमने एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा हुआ है, और वहाँ पे वो एजिटिटी चल रहे हैं। तो ये टेक्निक जो थी वो हमारे इंजीनियर्स वगैरह ने, मैं नहीं जानता कैसे कैसे सीखी थी कहीं से, लेकिन अब हमारी यूनिवर्सिटी इन हाउस इसको यूज करती है, और कोई पेड़ काटने के बजाय उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ऐसे ट्रांसप्लांट कर देते हैं कि वो चलता रहता। तो ये पूरे अब दुनिया में भी ये टेक्निक आ रही है, तो एक तो हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं कि देखिए मैंने कहा ना, हमें बैलेंस बनाना है कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन पर्यावरण का नुकसान ना हो, कम से कम हो। तो उसमें एक तो हम ट्रांसप्लांट के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, तो ये संभव है आज की तारीख में, हमने अपनी यूनिवर्सिटी में कर रखा है। वहाँ में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से तो 100% सक्सेस रेट है हमारा ट्रांसप्लांटेशन में। फिर इसी ढंग से आपने जैसे कहा ना कि भाई पूरा नहीं हो पाता,
तो पेड़ लगाने के लिए एक, हालांकि अब तो खैर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया मेरे ख्याल से, एक अवेयरनेस भी आ गई है पब्लिक में, स्टूडेंट्स भी हैं, मैडम जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी लोग लगे हुए हैं जो पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप पेड़ लगा रही हैं, आप जंगल उगा रही हैं, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी को कितनी समझ है कि उसे पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, और कितना पिछले कुछ सालों में फ़र्क पड़ा है एक आम आदमी की सोच में? देखिए, ये जो पेड़ लगाना है ना, ये और संभालना, ये बहुत मुश्किल काम है, और कई लोग बस लगा के छोड़ देते हैं और फेसबुक पे डाल के बस काम ख़त्म हो गया तो ये चीज़ का रिवाज काफ़ी टाइम से बढ़ा है, जब से ये सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि लोग इस तरह से इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि हमें पेड़ लगाना है और उसको बड़ा भी करना है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई पेड़ नहीं लगा सक रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम मान सकते हैं कि वो पर्यावरण प्रेमी ही कर सकते हैं। जैसे अब हमारा एक बर्तन बैंक है, अब थर्मोकोल के बर्तन भी एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, ये भी एनवायरनमेंट को बहुत ख़राब कर रहा है, पॉलीथीन है, ये चीज़ भी बहुत ख़राब कर रही है। तो हम इस पर भी काम कर सकते हैं। तो हमारा बर्तन बैंक है स्टील का। अब आप देखते हो कि आगे एकादशी है 10 जून को, तो 10 जून को एकादशी है, तो लोगों ने छबीलें लगाई हुई हैं पानी की, और एक गिलास, मतलब आप मान नहीं सकते, गिलास हवा में उड़ रहे हैं सड़क पर। तो ये चीज़ बहुत हर्ट करती है हमारे को। अगर एक छबील में 1000 गिलास लगते हैं और ऐसी 100 छबीलें हिसार शहर में लगती हैं, तो आप देख सकते हो लाख से ज़्यादा गिलास हम देंगे अपनी धरती को, इतना वन टाइम। और कितने शहर हैं ऐसे, तो आप देख सकते हो हमने क्या पहाड़ ही खड़े कर दिए इनके चीज़ों के। तो ये एक बहुत गलत बात है। लोगों को थोड़ा अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। पर्यावरण को संभालना है तो अपनी आदतें हमें संभालनी पड़ेंगी, आदतें बदलेंगी तभी पर्यावरण सुधरेगा। लोगों को थोड़ा सा मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। हम एसी के नीचे बैठ के नहीं कह सकते कि पर्यावरण हम सुधार रहे हैं। डॉक्टर बिश्नोई, एक बहुत ही मौलिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से उपभोक्तावाद इतना ज़्यादा इन है, या यूँ कहिए कि हर तरफ से युद्ध स्तर पे उसके लिए काम हो रहा है, आप ये खरीदिए, ये आपके कंफर्ट के लिए है, आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, आपको इस तरह का एसी लेना चाहिए, उतना काम हम लोगों को जागरूक करने के लिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, आपका जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, बहुत गंभीर सवाल है। बिल्कुल। और गंभीर इसलिए है कि उपभोक्तावाद को आगे बढ़ाने वाली हैं कंपनियां, और वो ऐसा करके उनको फ़ायदा होता, सीधे सीधे प्रॉफिट होता। तो वो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए हमें समझाते हैं कि आप अपना हमारा सामान लीजिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैडम जैसे जो लोग आ रहे हैं उनको एक संतुष्टि मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक अच्छे शाम को जब जाके कहते हैं हमने आज इतने लोगों को समझा दिया, सिखा दिया। मैं समझता हूँ जैसे आज का प्रोग्राम है, मैडम ने अभी ये वन टाइम प्लास्टिक के ग्लासेस का यूज़ करके, मुझे भी बड़ा गंदा लगता है देख के, किसी को भी लगता है, जो आदमी को जिसको सेंस डेवलप हो जाए एक बार। तो इस टाइप के जब आप जैसे कर रहे हैं तो अब एक कंपटीशन होने लगेगा। मैं समझता हूँ, जो मैंने पहले कहा था ना, अवेयरनेस आ रही है। तो मुझे लगता ये है कि मैडम की बात को मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि भाई पेड़ लगाए, शायद वो उसका वो ना कर पाए, हम उसको नर्चर ना कर पाए, उसको प्रोटेक्ट ना कर पाए। लेकिन पहली बात है लगाना शुरू किया, जब लगाते हैं तो फिर अवेयरनेस आई कि भी आप इसको प्रोटेक्ट करना शुरू करो। तो प्रोटेक्ट करना जो है वो मेरे ख्याल से हमारे बस का भी नहीं होता, कई बार तो मैडम जैसे एक्सपर्ट उसमें हो सकते हैं। इसी ढंग से हमें ये पब्लिक को धीरे धीरे समझाने की कोशिश है, और वो जैसे सोशल मीडिया के थ्रू, ये सब माध्यम जैसे टीवी है, रेडियो है, या बाकी लोग हैं, वहाँ अगर जो कोशिश करें उन्हें समझाने की कि भाई ये छबील वन टाइम प्लास्टिक को यूज़ करना ठीक नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे उस पर फ़र्क पड़ेगा, निश्चित रूप से फ़र्क पड़ता है। अब इसमें जो एक और बात आती है, जो मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, फिर से वहीं आ जाती बात कि अब अनफॉर्चुनेटली कि प्लास्टिक के जो वन टाइम प्लास्टिक के ग्लासेस जो हैं वो बहुत सस्ते पड़ते हैं, प्रोडक्शन भी सस्ता पड़ता, खरीदना भी सस्ता पड़ता। तो हमें इस बारे में भी सोचना है कि अगर हम कोई अल्टरनेट ऐसा निकाल दें जो पर्यावरण का नुकसान ना करे या कम नुकसान करे और कॉस्ट में इससे कम हो, तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। तो उस दिशा में भी काफ़ी लोग लगे रहते हैं, कंपनियां वगैरह लगी रहती हैं, लेकिन वो कोई ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं होता। तो ऑप्टिमम तो यही होगा कि हम पब्लिक को
एक जागरण के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, इन माध्यमों से समझाना शुरू करें। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, मैं मानता हूँ कि पहले के मुकाबले लोगों में जागृति आ रही है। सुनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा अंत में कि आपको क्या लगता है, इतने गंभीर विषय पर एक आम आदमी की क्या सहमति होनी चाहिए, क्या राय होनी चाहिए और उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए? आम आदमी को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उसको हर टाइम चौकन्ना रहना चाहिए कि जैसे अगर कोई गाड़ियाँ धो रहा है पाइप से, पानी भी देखो हमारे लिए अंडरग्राउंड जो हम वाटर निकाल के ना हम गाड़ियाँ धोते हैं, गेट धोते हैं, रैंप धोते हैं। तो लोगों को ऐसे नहीं गुजरना चाहिए कि हो रहा है तो मुझे क्या। अब लोगों को ये चीज़ छोड़नी चाहिए कि मुझे क्या, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ सोचना है, हमें ही लेना देना है। तो इस चीज़ का थर्मोकोल के बर्तन भंडारों पे यूज़ होते हैं, वो फेंक दिए जाते। इन चीज़ों के खिलाफ लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और संवेदनशील बनना चाहिए, तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। अंधाधुंध जो इस्तेमाल है पॉलीथीन का, प्लास्टिक का, ये मुझे लगता है ये रोकना चाहिए। डॉक्टर बिश्नोई, मैं आपसे लास्ट नोट पे जानना चाहूँगा कि क्या इतने गंभीर विषय को सिर्फ लोगों पे छोड़ देना, कि लोगों को करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए, क्या ये उचित है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लोगों को ऊपर नहीं छोड़ रखा है। सरकार अपना काम कर रही है, आपका दूरदर्शन अपना काम कर रहा है, हम लोग भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं और मिलजुल के कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है कि अब जो जितना मतलब कहना चाहिए कि पहले बहुत ज़्यादा इस विषय पे नहीं सोचा जा सकता, धीरे धीरे अब इस विषय में बढ़ रहा है। और जब से ग्लोबल वार्मिंग की बात आई है, जैसे हमने कहा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है, तो अब समझाना भी आसान हो रहा है कि देखो टेम्परेचर, हिसार में हम 49 डिग्री टेम्परेचर पे बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये पता लगता है कि भाई इस चीज़ों को अगर हम पेड़ नहीं होंगे यहाँ पे, इस टाइप की वाटर बॉडीज का हम ध्यान नहीं रखेंगे, पानी का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या क्या समस्या आ सकती है। आपको नहीं लगता कि उनको वो समझें, लोग समझें, इसकी बजाय कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, ताकि चाहे लोगों को शुरुआत में दुख हो, कष्ट हो, लेकिन वो जान पाएँ कि ये अल्टीमेटली उनके फ़ायदे के लिए है। डेमोक्रेसी में मुद्दा ये नहीं होता कि सख्त पॉलिसी है या कैसी पॉलिसी है। ये जैसे हमने शुरू में कहा था मैडम ने, ये बिहेवियरल इश्यू है। ये हमारी नेचर, हमारी आदत से जुड़ा हुआ है, हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है। और व्यवहार में आप देखेंगे कई बार क्या होता कि हम चाहे हमें पेनल्टी लग जाए, लेकिन वो गलती से हो जाता, कुछ फेंक दिया, वो जैसे, तो धीरे धीरे वो कम हो रहा है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया था अभियान की भाई इस टाइप का साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, वो भी इस दिशा में मैं समझता हूँ एक कदम होता है। तो कुल मिला के मेरा मानना ये है कि पॉलिसी जो है ये अलाइन होनी चाहिए इंसेंटिव सिस्टम से। इंसेंटिव मतलब क्या होता है कि जिससे कि मैं उसको नेचुरली फॉलो करने की कोशिश करूँ। तो इसमें दो चीज़ आ जाती हैं। तो हम परसुएशन है उसको, जैसे हमने कहा यूनिवर्सिटी कर रही है या आपका दूरदर्शन कर रहा है या मैडम का क्लब कर रहा है। एक गवर्नमेंट का भी हो जाता है कि वो भाई अगर जो आप इस काम को करेंगे तो आपको इसमें कुछ पेनल्टी होगी, और नहीं मान करेंगे तो कुछ इनाम मिलेगा, नहीं करेंगे तो पेनल्टी हो सकती है। तो इस टाइप से जैसे हम उसके चला हुआ भी है कि भाई वन टाइम प्लास्टिक का यूज ना करें, बैन भी किया गया है। लेकिन आप समझें कि जैसा हिंदुस्तान है अभी डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ प्रशासन की भी लिमिटेशंस होती हैं कि अब आप हम सोचें कि जाके सबसे पहले प्लास्टिक वालों का खिलाफ एक्शन ले, पुलिस भी लिमिटेड है, उसके काम भी लिमिटेड। तो आई मीन एक बहुत है गंभीर विषय है और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत है। और धीरे धीरे इस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं और हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए बस। दोस्तों, धरती हम सब की है, हवा हम सब की है, पानी हम सब का है, और इसका ध्यान भी हम सबको रखना पड़ेगा। हर एक को ही लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे भगवान राम हो और चाहे गौतम बुद्ध। ये हम सब की लड़ाई है, ये किसी एक की नहीं बल्कि हर एक की लड़ाई है। यदि हम चाहते हैं कि हम अपनी अगली जनरेशन को हवा, पानी, जंगल, नदियाँ, पहाड़ दे सकें, तो हमें आज से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे आज का हमने शो रिकॉर्ड किया बिना एसी के, ताकि एक राइट मैसेज दे पाएँ कि बिना एसी के भी काम हो सकता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने दोनों मेहमानों का। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।